हेलो, वेलकम। मैं रविंद्र मिश्रा। ISYS के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ISYS का ये यूट्यूब चैनल है और यहाँ हम खास करके सिविल सर्विसेज और अदर एग्जामिनेशंस के लिए गाइड करने के लिए आपके लिए उपलब्ध हैं। और हमारी कोशिश ये है कि आजकल गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं, तो कम से कम आप मिसगाइड होने से बचें। मिसगाइड करने वालों की भीड़ में हमारी यह कोशिश है कि हम आपको सही मार्गदर्शन दे सकें। आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। इस बात की गारंटी है कि कम से कम आप मिसगाइड नहीं होंगे। तो आइए, फिर से आपका स्वागत है। मैं रविंद्र मिश्रा हूं और ISYS के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग छोटी सी बात करने जा रहे हैं अशोक के शिलालेख पर। जैसा कि हमने लिखा हुआ अशोक के शिलालेख स्पष्ट समझ, यहां स्पष्ट समझ का इशारा यह है कि शिलालेखों के बीच जो एक विभाजन है उसकी समझ। हमारा मकसद आज ये बताना नहीं है कि अशोक ने अपने 14 दीर्घ शिलालेखों में से कौन से दीर्घ शिलालेख में क्या कहा। कि उसने पहले दीर्घ शिलालेख में ये कहा कि भाई ये हत्याएं नहीं होंगी, ये नहीं किए जाएंगे। छठे में ये कहा कि मैं कभी भी उपस्थित हूं, उस पर हमारा मामला नहीं है, वह अलग उसके लिए वीडियो बनाया जाएगा। आज हम केवल अशोक के शिलालेखों के विषय में एक स्पष्ट समझ, उस समझ के आधार पर शिलालेखों से संबंधित मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों पर आप कुछ बात कर सकते हैं और बेहतर आंसर जो मुख्य परीक्षा है वहां आप लिख सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में आप MCQ में दिए गए 4 ऑप्शंस में बहुत आसानी से सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख के विषय में एक मोटी सी बात जिस पर हम चर्चा करेंगे वह यह होगा कि अशोक एक पहला शासक हमें दिखाई पड़ता है जो अपने शिलालेखों के जरिए या अभिलेखों के जरिए वह जनता को, प्रशासक वर्ग या अपनी ब्यूरोक्रेसी को संबोधित करता है। इसलिए एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग जब कला पर बात करेंगे किसी और क्लास में, मौर्यकालीन कला पर, तो आप यहां दिमाग में रख लें कि अशोक पहला शासक है जो कला का उपयोग करता है। उसके कला के पीछे दर्शन है, वह कला का उपयोग करना उसका दर्शन है। और वह किस लिए उपयोग करता है? यह उपयोग करता है उस जमाने में जबकि कम्युनिकेशन के साधन बहुत कम हैं। अशोक अपने अभिलेखों, शिलालेखों का आज के टेलीविजन, अखबार की तरह वह इस्तेमाल करता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी रेडियो पर मन की बात कहते हैं ना, राष्ट्र को संबोधित करते हैं और वह जो कुछ भी अपने देश के नागरिकों से कहना चाहते हैं वह वहां तक कन्वे करते हैं, उस मैसेज को वहां तक पहुंचाते हैं। वैसे ही अशोक इस भारत का पहला वह दूरंदेश राजा है, वह दूरदृष्टि संपन्न, वह इंसाइटफुल वह राजा है जो अपनी बातें इन अभिलेखों के जरिए जनता और अपने प्रशासकीय वर्ग तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके अलावे इस पर और बातें हम लोग करेंगे जब हम लोग उस कला वाले हिस्से में उस पर वीडियो बना रहे होंगे। आज हमारा मकसद केवल अशोक के शिलालेखों को समझना है। अशोक के शिलालेखों को हम लोग स्तंभलेख, दीर्घ शिलालेख और सामान्य तौर पर कभी कभी पृथक शिलालेख के तौर पर बांट कर देखते हैं। बस केवल इसी को समझना हमारे इस वीडियो का मकसद है। अशोक ने बड़े बड़े पत्थरों के स्तंभ बनवाए, उस स्तंभ की कलात्मकता पर हम कभी और बात करेंगे। इसके 2 हिस्से थे, दूसरे हिस्से पर हम अभी बात नहीं कर रहे। यह एक स्तंभ था जो मथुरा के पास से बलुआ पत्थर, जो सफेद चित्तीदार पत्थर था, और बनारस के पास चुनार के पत्थर से बनाए गए। और इन स्तंभों पर उसने कुछ आज्ञाएं वह लिखी। ठीक, तो ऐसे स्तंभ लेख अलग अलग जगहों पर मिले हैं।
उन पर भी हमें नहीं जाना है कि वह टोपरा में मिला है, मेरठ में मिला है, लौरिया अरेराज में मिला है, लौरिया नंदनगढ़ में मिला है, रामपुरवा में मिला है आदि। उन जगहों की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बस यह बता रहे हैं कि एक स्तंभ लेख है और इन स्तंभों में उसने 7 आज्ञाएं जारी की हैं। तो यह स्तंभ लेख कितने हुए? 7। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक 7 प्रश्नों का ISYS के एक टेस्ट सीरीज के 7 प्रश्नों का एक पेज वह आपको मिला। अब आप कहीं और बैठे हैं, कोई कहीं और बैठा है, कोई कहीं और बैठा है, तो वो 7 प्रश्न सब जगह वही गए। ठीक, तो वो 7 अलग अलग घोषणाएं, आज्ञाएं, सूचनाएं, जो भी आप कहें वह हैं, वो वैसे ही जैसे 7 प्रश्न। और आप उसकी कॉपी हैदराबाद में निकालें या प्रयागराज में, वही 7 प्रश्न हैं। तो वह जहां जहां भी मिले हम उन पर नहीं जाना। तो ये स्तंभ लेख हो गए जिसमें 7 अलग अलग घोषणाएं। अब उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है दीर्घ शिलालेख का। अक्सर ये होता है कि दीर्घ शिलालेख और पृथक शिलालेख में लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। दीर्घ शिलालेख में 14 लेखों की एक श्रृंखला है। वैसे ही आप उसे आज्ञाएं कहें, आप उसे सूचनाएं कहें, जो भी उसने जो आज्ञा के तौर पर जारी किए वैसे ही 14। वह एक साथ ना भी लिखे गए हों, 1-2 साल के अंतराल पर ही लिखे गए हों, लेकिन यह 1 से लेकर 14 तक अलग अलग बातें। जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए कि पहले में ये कहा गया, दूसरे में ये कहा गया, 5वें में ये कहा गया, वो अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे उसने 14 अलग अलग आज्ञाएं लिखी। ठीक है, और अब इन्हीं को 14 दीर्घ शिलालेख कहते हैं, जो अलग अलग जगहों पर प्राप्त हुए। लेकिन जहां जहां यह प्राप्त हुए वहां यही 14 जो आज्ञाएं हैं, अशोक ने जो 14 बातें बड़ी बड़ी की दीर्घ, वह बातें हैं। और इसी से लगा हुआ है वह पृथक शिलालेख। यह जो पृथक शिलालेख है, इसको केवल इतना समझें, पृथक मतलब अलग। और अलग क्यों? क्योंकि इसी दीर्घ शिलालेख में से 2 लेख या 2 अभिलेख वह कहीं नहीं है, वह कहीं और हैं, किन्हीं और अभिलेखों की जगह पर। ठीक, तो पृथक शिलालेख क्या है कि आज के उड़ीसा के क्षेत्र में धौली और जौगढ़, ये आज के उड़ीसा के क्षेत्र हैं। इन दोनों जगहों पर ये पृथक शिलालेख हैं। 2 पृथक शिलालेख, यानी इसमें 2 लेख हैं, 2 लेखों का एक जोड़ा है उसमें। ठीक है, ये धौली और जौगढ़ में है, जो समापा और तोसली, जहां उस समय वह क्षेत्र इस नाम से जाना जाता होगा, वहां के अधिकारियों को संबोधित हैं। ये जो पृथक लेख हैं, यह धौली और जौगढ़ में यह जो 2 पृथक लेख हैं, यहां उन्हीं दीर्घ शिलालेखों में से 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर, ये 3 दीर्घ शिलालेख नहीं हैं। और इन 3 दीर्घ शिलालेखों की जगह पर आपने यूपीएससी की परीक्षा के लिए एक प्रश्न का सेट लिया, और फिर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए एक प्रश्न का सेट आपको, तो यह समझे कि वहां कुछ ऐसे 2-3 प्रश्न, जैसे मान लें ऐसे ही समझने के लिए कि संगम वाले फेज का प्रश्न वहां नहीं आएगा, वहां तमिल महाकाव्य के प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, वहां ऐसे ही केवल कि चलिए चोलों से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, तो वो 3 प्रश्न अगर हमने इन 11, 12, 13 पर रखे थे तो उनको हटा दिया और उनकी जगह पर उत्तर प्रदेश से संबंधित वहां के इतिहास से 3 प्रश्न दे दिए। बाकी 1 से लेकर 10 तक और 14वां वो वही बना रहा।
तो यह जो इन 3 की जगह पर ये जो 2 प्रश्न या यह जो 2 अभिलेख हैं, यही पृथक अभिलेख हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा किया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अशोक ने जीवन में एकमात्र युद्ध किया, कलिंग, और की जरूरत ही नहीं थी। मगध के उत्कर्ष के जमाने में महापद्मनंद के समय में, नंद वंश के महापद्मनंद के समय में कलिंग जीता जा चुका था, और उसके बाद संभवतः अशोक के पिता बिंदुसार के जमाने में वह कभी आजाद हो गया, और उसे ऑक्युपाई करने के लिए अशोक ने एक बड़ा युद्ध लड़ा। और कहते हैं उसके बाद वह अहिंसा की नीति का अनुसरण करने लगा। उसके पॉलिटिकल एम्बिशन क्या थे उस पर हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहां केवल यह कि उसके बाद वो जो बदलाव हुआ, तो वह बार बार यह जिक्र करता है कि भाई कलिंग की लड़ाई, उसमें इतने जान माल की हानि हुई, इतने लोगों को क्षति हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे पश्चाताप हुआ। ठीक, तो अब मान लेते हैं कि आपने किसी गांव में कोई बुरे काम कर रखे हों, जो कि उस गांव वाले के दिलों पर वो हमेशा उसे सालता रहे, और आप भले बन जाएं। उस गांव को भी आपने उसी प्यार की नजर से देखना शुरू किया जैसा बाकियों को। बावजूद इसके आप चाहेंगे कि उस वाकये का जिक्र उस गांव में आपके जरिए और आपके सामने ना हो, क्योंकि जख्म हरे हो सकते हैं। तो इस 13वें शिलालेख, दीर्घ शिलालेख में, चूंकि कलिंग युद्ध और उसके जरिए हुई भयानक हानि का भी वर्णन है, और वह कलिंग क्षेत्र में दीर्घ शिलालेख है, तो अगर वह वहां गड़ा होता, वह लिखा हुआ खुदा रहता, तो शायद बार बार उस क्षेत्र के लोगों के दिलों को कचूटता, उन्हें पीड़ा देता। तो इसलिए उसे नहीं लिखवाना, यह शायद अशोक जैसा एक दूरदर्शी शासक वह सोचता होगा। 11वें 12वें के पीछे ऐसा ही तर्क नहीं दे सकते, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्हें लगता हो कि यह नहीं होना चाहिए। तो धौली और जौगड़ में वह इन तीनों की जगह पर 2 पृथक चीजें लिखवाई गई, उसे ही पृथक शिलालेख कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे कि वह पृथक क्यों है, क्या पृथक है, और क्यों उसे पृथक कहा जाता है। इसके अलावे कुछ छोटे छोटे लघु शिलालेख विभिन्न जगह पत्थरों पर मिले हैं, और अभी और भी अशोक के शिलालेख हमें जहां तहां मिल सकते हैं। तो वैसे छोटे छोटे जो शिलालेख हैं, जिसमें सम्मिलित तौर पर उसने अपने धम्म के विषय में, राजनीति के विषय में, अपने विषय में कुछ बातें कही हैं, वो अलग अलग ऐसा शिलालेखों का कुछ सेट है, कुछ अलग अलग जगहों पर, उनको लघु शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर स्तंभ लेख, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख इसके मायने हैं। आज मैं केवल इतना ही समझाना चाहता हूं, लघु शिलालेख का लिपिकार चापड़ है, या दीर्घ शिलालेख में चीजें क्या हैं, या स्तंभ लेख में क्या कहा गया है, ये वास्ता नहीं है। उम्मीद है कि अक्सर मैं देखता हूं कि दीर्घ शिलालेख और पृथक शिलालेख वगैरह को लेकर एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में। मैं उम्मीद करता हूं कि वो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया हुआ। थैंक यू। ISYS को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपकी जरूरत क्या है, ताकि मैं आपको वह दे सकूं, उसे पूरा कर सकूं। थैंक यू।